नाउ वी विल स्टार्ट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। ठीक है, अब अपन सिंगल फेस एसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे। एसी सर्किट है, इसका मतलब अपना जो इनपुट होगा वो कैसा रहेगा, साइनोसोडल। इनपुट अपना साइनोसोडल रहेगा भाई, इनपुट अपने यही तो रहेगा साइनोसोडल, इनपुट पे अपन यही देंगे ऐसे। ठीक है, तो इनपुट पे अपना रहेगा साइनोसोडल वोल्टेज, इनपुट पे क्या रहेगा अपना साइनोसोडल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, अब अपन पहला देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है ये, एसी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर सर्किट। ठीक है, ओके, प्योर रजिस्टर सर्किट है अपना, और अपने को क्या लगाना है, एसी सर्किट बनाना है प्योर रजिस्टर से। तो बना लेते हैं, बड़ा आसान है। ये देखो यहाँ पे बना दिया, बन गया ये एसी अप्लाइड अक्रॉस प्योर रजिस्टर। ये प्योर रजिस्टर आर है, ये अपना V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, और यहाँ अपना करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही हो गया। अब देखो इनपुट पे ये अपना अप्लाइड वोल्टेज है, ये अपना रेजिस्टेंस है। अब अपन इसके लिए निकाल के देखते हैं कि भाई अपने वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या आई, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको लिख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब एसी सर्किट है, उसके अंदर प्योर रजिस्टर लग रहा है, तो अपन ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो लिखते हैं बाय ओम्स लॉ, अपना V कितना आ जाएगा, आई आर के बराबर, V इक्वल टू आर आ जाएगा, और I अपना क्या हो जाएगा, V बाई आर। ठीक है, I अपना क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, ऐसे लिख लो, ये लो, I अपना क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, अब V की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू उसके अंदर डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, भाई ये वी एम बाई आर है, तो इसको मैं आई एम लिख सकती हूँ। ये हो गया आई एम साइन ओमेगा टी। ये मेरा क्या आ गया, आई। यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ पे मैंने वी एम अपॉन आर को माना है आई एम। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, ये दोनों इक्वेशन सेम लग रही है। इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, फ्रिक्वेंसी सेम है। क्या दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। +0, यहाँ भी +0, तो इसका मतलब बाय ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, सीइंग इक्वेशन 1 and 3, we conclude that there is no phase ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को देख के क्या लग रहा है, कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। इसका मतलब अपन फेज की बात कर सकते हैं, फेजर की बात कर सकते हैं, फेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है, तो अपन एक इसकी वेव फॉर्म बना लेते हैं। पहले वेव फॉर्म कैसी बनेगी, ये हो गई अपने वोल्टेज की वेव फॉर्म, ये हो गया V, ये हो गया अपना Vm, ये यहाँ पे ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ये 0, ये पाए, ये 2 पाए। अब करंट की बना लेते हैं, ये बन गई करंट की, ये अपना हो गया Im, ये अपना हो गया I। ठीक है, ये तो अपनी वोल्टेज, ये तो अपनी वेव फॉर्म आ गई इसकी।
AC अप्लाइड अक्रॉस द प्योर रजिस्टर की तो अपनी वेव फॉर्म आ गई। अब अपन इसका फेजर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेफरेंस एक्सिस। तो ये बनाते हैं अपन यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस। ये अपना रेफरेंस एक्सिस हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस, ये अपना रेफरेंस एक्सिस हो गया। ठीक है, V और I, सबसे पहले V का बना लेते हैं। कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो जो रेफरेंस एक्सिस की लाइन है वही रहेगी। तो ये अपना हो गया VM। क्या I के बीच में कोई फेज डिफरेंस आ रहा है? नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो ये अपनी हो गई IM। देयर इज नो फेज डिफरेंस, यहाँ पे लिख लो बिटवीन V एंड I। ठीक है, आप चाहो तो इसको I से भी कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये I हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा कि सिंगल फेज AC सर्किट का एनालिसिस करना है। इसका मतलब इनपुट पे अपना AC सिग्नल रहेगा। ठीक है, AC वोल्टेज सिग्नल रहेगा जिसकी इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये अपन ने अभी फर्स्ट टॉपिक में यही चीज देखी थी। ठीक है, कि V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पहला केस उठाया प्योर रजिस्टर का। जैसे प्योर रजिस्टर उठाया तो मैंने जो सर्किट था उसके इनपुट में तो ये था और मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगी सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट I फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी को इसका इक्वेशन 1 डाल दिया। फिर मैंने ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाय R होता है, V की वैल्यू डाल दी, मेरे पास I की वैल्यू आ गई। फिर मैंने दोनों की इक्वेशन को कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि मेरे यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, पर लेकिन मैंने फेज डिफरेंस की बात कब की, जब मेरी दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या आ रही थी, ओमेगा सेम आ रही थी। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने उसके बाद इसका वेव फॉर्म डायग्राम बना लिया, फिर मैंने इसका फेजर डायग्राम बना लिया। ये अपना वेव फॉर्म बना लिया मैंने, वेव फॉर्म, और ये अपना हो गया फेजर डायग्राम। ये अपना हो गया फेजर डायग्राम। कोई दिक्कत? आसान है ये। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया फेजर डायग्राम बन गया, ये अपना वेव फॉर्म बन गया। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं इंक्लूड करा देती हूँ आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया अपना VM। अब अपन इसकी बात करते हैं, VM अपॉन R इक्वल टू IM हो गया, है ना। VM अपॉन R इक्वल टू IM हो गया, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या मेरा VM इक्वल टू IMR हो गया, है ना। VM एंड IM, VM and IM both are maximum values। दोनों कैसी वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज है। तो इनको RMS में कन्वर्ट कर ले, इसको बोथ आर मैक्सिमम वैल्यूज, क्या इसको RMS में कन्वर्ट कर लें तो ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो VM अपॉन √2 इक्वल टू IM अपॉन √2 इंटू R। ठीक है, तो ये हो जाएगा VRMS इक्वल टू IRMS इंटू R, है ना। और इसको लिख सकते हैं अपन, और इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। यही क्या होती है अपनी ओम्स लॉ इक्वेशन, यही अपनी क्या होती है, ओम्स लॉ इक्वेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो था अपना रेजिस्टर वाला सर्किट। मैंने आपको इसमें और आगे से कर दिया ताकि अपने को यदि कोई RMS वैल्यू दे तो अपन मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोई मैक्सिमम वैल्यू दे तो कैसे RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने अभी भी सीखा था जब अपन ने अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे तब। अब अपन देखते हैं सेकेंड, ठीक है, बी पार्ट, जिसमें आएगा AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। अब अपन प्योर इंडक्टर का केस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन प्योर कैपेसिटर का केस देखेंगे, फिर अपन इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, RL, RLC, LC, ये वाले कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आगे चले, इंडक्टर करें। इसी में आगे नेक्स्ट करते हैं AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर। अगेन इनपुट क्या रहेगा अपना, AC सिग्नल। ठीक है, वही वोल्टेज सिग्नल रहेगा V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इनपुट में क्या लगेगा, वो अपने इंडक्टर लगेगा, इंडक्टर लगेगा। ठीक है, उसके अंदर करंट I फ्लो करेगी। चलो अब बनाते हैं पहले अपन अपना डायग्राम।
ठीक है, ये अपना वोल्टेज V है, ये अपना वोल्टेज V है, ठीक है। यहाँ पे L है ये इंडक्टर। जब अपन जैसे अपन ने वो इनपुट में इंडक्टर लगाया और आउटपुट में अपना AC सिग्नल है, तब क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, EMF है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब EMF है, मतलब EMF इंड्यूस होगा, है ना, वोल्टेज अप्लाई हो गया, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो EMF इंड्यूस होगा। तो ये मैंने EMF की पोलैरिटी बना के EMF जनरेट कर दिया। और यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब अपन इसके लिए अगेन इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये क्लियर है, ठीक है। अब लिखते हैं लेट I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, यही होगी इक्वेशन अपनी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाय फराडे लॉ अपने को क्या पता है, V किसके बराबर आता है, E के, यही होता है, V बराबर E, वोल्टेज अप्लाई इज इक्वल टू इंड्यूस EMF, ठीक है। तो अपना V क्या हो जाएगा, L di बाय dt, यही होएगा। I की वैल्यू कितनी है, IM साइन ओमेगा टी पुट कर दे, ठीक है। तो हो जाएगा L d ओवर dt IM साइन ओमेगा टी। IM तो मैक्सिमम वैल्यू है तो कांस्टेंट रहेगी, तो IM बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L IM d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। d बाय dt साइन ओमेगा टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना L IM ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये अपनी होगी, ये अपनी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यही होगी अपनी मैक्सिमम, या बोल दे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये हो जाएगी अपनी एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये हो जाएगा अपना एम्पलीट्यूड वोल्टेज। तो मैं इस इक्वेशन को अब क्या लिख सकती हूं, V इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज Vm, तो ये मेरा हो जाएगा V इक्वल टू Vm कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, अब देखो I की वैल्यू तो क्या होगी, IM साइन ओमेगा टी, और V की वैल्यू क्या होगी, Vm कॉस ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंस लग रहा है, सेम बना दें इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अपना V क्या आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, एंड ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया मैंने, पहले सर्किट बनाया, ठीक है। सर्किट में लेट मान लिया, इस I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर मुझे फराडे लॉ से पता है अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस EMF के बराबर आएगा, और इंड्यूस EMF क्या होता है, L di बाई dt। I की वैल्यू पुट करी, डिफरेंशिएशन किया, कांस्टेंट को बाहर लिया, तो मुझे पता चला कि L IM ओमेगा ये किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि दोनों का मेरे लिए फेजर बनाना आसान रहे। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, वेयर L IM ओमेगा इक्वल टू Vm, ये लिख सकते हैं। तो यहां से Vm अपॉन IM कितना आ रहा है, ओमेगा L, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यूज है, ये अपनी है मैक्सिमम वैल्यू। इसको RMS में कन्वर्ट कर लें, तो √2 से डिवाइड कर दें, तो Vm अपॉन √2 IM अपॉन √2 इक्वल टू ओमेगा L। तो ये क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन IRMS ओमेगा L, ये रहेगा। ओमेगा L क्या होता है, एक्सएल ही तो होता है ओमेगा L, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ओमेगा L इक्वल टू एक्सएल, यही होता है। और एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता है अपना इंडक्टिव
रिएक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम। क्यों? V बाय आई इक्वल टू एक्स आई, एक्सएल लिख देते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इक्वल टू एक्सएल। और लिख लेते हैं भाई, ये वी आर एम एस किसका होगा? इंडक्टर का वोल्टेज, तो यहां लिख लेते हैं वी एल अपॉन आई एल इज इक्वल टू एक्सएल। भाई इंडक्टर का वोल्टेज है इसलिए मैंने वी एल अपॉन आई एल लिख दिया। ये किसके बराबर आ गया? एक्सएल के। तो क्या ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है? दिस इज ओम्स लॉ इक्वेशन। इसलिए अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट कितनी आई? ओम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैम ने वीएल और आईएल क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस इक्वल टू एक्सएल था, और अपना ये वीआरएमएस किसका होगा? इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर का। इसलिए अपने को याद है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीएल अपॉन आईएल लिख दिया। आप इसको वी बाई आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बुक में आपको वी बाई आई दिखेगा, किसी बुक में आपको वीएल अपॉन आईएल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपनी आ गई इक्वेशन, अपनी ओम्स लॉ की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, VL इक्वल टू एक्सएल IL। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, अपन यहां यदि अपन बात करें तो अपना एक्सएल क्या है? ओमेगा एल के बराबर। एक्सएल क्या है? ओमेगा एल, और ओमेगा एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ एल। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब पहले वेव फॉर्म बना लेते हैं। वेव फॉर्म, वही साइन वेव बनेगी। 0 पाए 2 पाए, ये किसकी होगी? साइन वेव, आई की। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? IM। ठीक है। वोल्टेज क्या है? VM साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो यहां से स्टार्ट कर लें इसको। ठीक है, ये अपनी किसकी बन गई? V की। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? VM। कोई दिक्कत? ये अपना पाई बाय 2 रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही फेजर बना लेते हैं। सबसे पहले फेजर डायग्राम के लिए क्या करना है अपने को? फेजर डायग्राम, रेफरेंस एक्सिस बनाना है, बना लेते हैं। ये हो गई मेरी रेफरेंस एक्सिस। हो गई रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस पे बनाते हैं। आई क्या है? आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। कोई फेज डिफरेंस है यहाँ पे? कुछ डिफरेंस है ओमेगा टी प्लस पे? कुछ भी नहीं लग रहा आगे। इसका मतलब ये अपने रेफरेंस एक्सिस के साथ ही बनेगा। तो मैंने इसको तो बना दिया आई। ठीक है। अब क्या है? V 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है ना V अपना। ठीक है, तो अपन इसको आप IM ही बना लो, मैक्सिमम वैल्यू का ही बना लो। ठीक है, तो ये कितने पे बन रहा है? 90 डिग्री पे। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया VM। ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन यहां पे एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको देख के भाई ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसको देख के भी बोल सकते हैं अपन, और इसको देख के भी बोल सकते हैं कि बाय इक्वेशन 2 and 1 इन प्योर इंडक्टिव सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज लीड बाय करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 and 2 applied voltage
वी लीड करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, अपन ने यहां से भी निकाल लिया, दोनों इक्वेशन को देख के भी निकाल लिया और फेजर से भी देख लिया कि 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए लिखा था कि मैं पहले आपको ये बताना चाह रही थी, इसीलिए। ठीक है, अब अपन ने वहां भी लिख दिया कि अप्लाइड वोल्टेज भी किससे लीड करेगा, बाय 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई अपने को। अपन ने वही किया, फराडे लॉ लगाया, फिर अपन ने उसके बाद उसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, तो अपने को पता चला कि वी आर एम एस अपन आई आर एम एस ओमेगा एल के बराबर आ रहा है। और ओमेगा एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल के बराबर। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या आएगी, ओम, क्योंकि वी बाय आई इक्वल टू एक्सएल हो रहा है, तो वी बाय आई किसकी इक्वेशन है, ओम्स लॉ की, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम। फिर अपने को एक्सएल पता चला, एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ एल। फिर यहां से अपन ने क्या करा, पहले वेवफॉर्म बनाई, उसके बाद फिर अपन ने फेजर डायग्राम बना लिया। फेजर डायग्राम रेफरेंस एक्सिस में मैंने करंट को इसलिए रखा क्योंकि करंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, और वोल्टेज के अंदर क्या है, ओमेगा टी प्लस 90, तो वो 90 डिग्री रेफरेंस एक्सिस से बनेगा। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस, ये अपनी रेफरेंस एक्सिस से 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बन गया, तो क्या पता चला कि वोल्टेज अहेड है करंट के बाय 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अब अपन देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर लगा लूंगी तो क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है कि क्या होता है, वो चीज अब अपन देखते हैं। और उस टाइम पे ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या आती है, वो चीज देखते हैं, क्या ओम्स लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब अभी अपन देखते हैं। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद एसी अप्लाइड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर सर्किट। अब अपन बात करते हैं एसी अप्लाइड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर की। तो अगेन अपने इनपुट में क्या रहेगा, वही एसी सिग्नल, और अपना आउटपुट पे क्या रहेगा, कैपेसिटर। मतलब अपन एसी सिग्नल से कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं। तो पहले डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा। ये अपना एसी सिग्नल हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया इसको V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये मेरा Q है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे मेरा करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा है। ओके, अब अपन करते हैं लेट V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अपने को कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, जो अपना Q है, Q क्या होता है, चार्ज, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस, तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, लेकिन Q को अपन क्या लिखते हैं, di/dt, ये लिखते हैं Q को। भाई एक काम करो, पहले di/dt इज Q, एक काम करते हैं, दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dq अपॉन dt इज इक्वल टू c dv अपॉन dt। अब क्लियर है, इस इक्वेशन से ये लिख लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dq बाई dt क्या होता है, I इक्वल टू c dv अपॉन dt, यही होगा अपना। तो I क्या हो जाएगा अपन, c d बाई dt ऑफ v, v कितना है अपना, vm साइन ओमेगा t। ठीक है, vm कांस्टेंट है, बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा I c vm, फिर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा भार, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको है ना, ये पूरा कांस्टेंट है अपना, है ना, ये पूरा कांस्टेंट है अपना।
एक काम करते हैं, इसको पहले इसको ये अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 2 को भी इक्वेशन 1 के जैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं I इक्वल टू सी वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को देखें तो v और i में कुछ तो फेज डिफरेंस दिख रहा है ना, तो लिख लेते हैं देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड i, देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड i, और कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ओमेगा टी के प्लस यहाँ पे 90 यहाँ पे 0 है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन i एंड v दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी वी एम ओमेगा को मैं आई एम बोल देती हूँ से, तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी तब, तब मेरी इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, यही है अपना काम, यही है। तो अपनी ये इक्वेशन आ गई, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको पहले वेव फॉर्म में बनाते हैं। वेव फॉर्म में बना लेते हैं पहले इसको। वोल्टेज की बना लेते हैं, क्योंकि वी एम साइन ओमेगा टी है। ये हो गई अपनी वोल्टेज की, ओमेगा टी, ये मेरा वोल्टेज, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वी एम 0 पाए 2 पाए। फिर बनाते हैं आई की, आई क्या, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, या फिर आई इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी प्लस 90। तो इसको आगे से बना लेते हैं। ये मेरी हो गई आई, ठीक है, ये इसका हो गया आई एम, ये तो आ गई वेव फॉर्म। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अपना आई लीड कर रहा है। इस वेव फॉर्म से क्या देखेंगे अपन, कौन लीड कर रहा है, आई। करंट इज लीड बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना। फेजर बनाते हैं अब। ये हो गई अपनी रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, इसका मतलब ये रेफरेंस एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गया अपना vm। हाँ, और im, i को देखें तो i क्या कर रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये रेफरेंस एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया अपना im। ये अपना हो गया फेजर डायग्राम। ठीक है, ये अपना फेजर डायग्राम हो गया। तो अपने को पता चल गया कि करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अब यहां पे लिख दो आई लीड वी बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब एक वो निकाल लेते हैं वोल्टेज इक्वेशन, ओम्स लॉ वाली। हाँ जी, अब देखो ये इक्वेशन है, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 5 दैट इज आई एम इक्वल टू सी वी एम ओमेगा, इसको मैंने से बोला था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा वी एम अपॉन आई एम कितना हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, यही होएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है,
अब क्या करें, ये मैक्सिमम वैल्यूज है, इसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लें तो Vm/√2 Vm/√2, तो Vm/√2 Im/√2 इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Vrms अपॉन Irms इक्वल टू 1/ωc। तो ये हो जाएगा Vc इक्वल टू 1/ωc IC। ये अपनी क्या होगी, ओम्स लॉ इक्वेशन। और 1/ωc क्या होता है, XC। तो ये अपना हो जाएगा Vc इक्वल टू XC IC। ये भी ओम्स लॉ इक्वेशन है। तो अपन ने देखा Vc इक्वल टू XC IC, ये अपना ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई। तो यहां से अपने को पता चला कि जो XC है इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम हो गई। और इसे क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर। सेम वही चीज की थी, इनपुट पे लिया था अपन ने सिग्नल, फिर अपन ने लेट V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t लिया, फिर अपने को पता था कि कैपेसिटर में Q प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो डिफरेंशिएट किया तो dQ अपॉन dt से अपने को क्या मिला, करंट मिल गया। ठीक है, फिर अपन ने देखा करंट और वोल्टेज के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। फिर उसका अपन ने वेवफॉर्म बना ली, फिर फेजर डायग्राम बना लिया, फिर अपन ने ओम्स लॉ बना, ओम्स लॉ की इक्वेशन भी यहाँ से देख ली और इसकी एक वो यूनिट भी बता दी। ठीक है, अब अपन इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस से, तीनों का आपस में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, मतलब ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बी पार्ट, दैट इज सीरीज RL सर्किट। मैंने ए पार्ट के अंदर आपको प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, ठीक है, इन सर्किट की आपको बेसिक बताई थी कि ठीक है, कि पहले इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इनपुट क्या रहेगा, आउटपुट पे अपन रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस लगाते हैं। ठीक है, फिर उनका फेजर डायग्राम बनाते हैं, उनकी वेवफॉर्म बनाते हैं और उनकी इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, जैसे अपन ने ओम्स लॉ इक्वेशन बोला था, वही सेम काम अपन यहाँ पे करेंगे। इनको एनालाइज करते हैं कि जब सीरीज में RL को लगाते हैं तो क्या होता है। भाई जब अलग अलग R था, इंडिविजुअल R था, इंडिविजुअल L था, इंडिविजुअल C था, तो उन्होंने क्या किया था आपस में। अब जब उनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो वो क्या करेंगे, ये चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है। तो मैंने इस टॉपिक को नाम B दे दिया। इसी में अपन आगे RC सर्किट भी पढ़ेंगे और फिर C सर्किट पढ़ेंगे, जिसके अंदर तीनों चीज़ें आएगी, R, L और C, तीनों चीज़ें आ जाएगी अपनी एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन RC सर्किट देखते हैं। तो वही फर्स्ट स्टेप वही रहेगा अपना, सबसे पहले ड्रॉ द अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। तो बनाते हैं, यहाँ पे R लगा दिया अपन ने, यहां पे L लगा दिया। ठीक है, यहां पे अपन ने इनपुट में साइनोसोडल वेव दे दी। ठीक है, दे दिया। ये अपना R हो गया, रेजिस्टेंस ये अपना L हो गया। यहां पे करंट I फ्लो कर रहा है, यहां पे अपना वोल्टेज V है। ठीक, इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल देते हैं VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल देते हैं VL है, और पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज बोल देते हैं V है। ठीक है, अब यहां पे अपने पास 5 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो चलो इन पांचों के नाम भी लिख लेते हैं। लेट, सबसे पहले V क्या है अपना, अप्लाइड वोल्टेज। इनकी मैं यूनिट्स भी लिखूंगी। अप्लाइड वोल्टेज, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ठीक है, I अपना क्या है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। ये किस में होएगा मेजर, अपना एम्पियर में, क्योंकि करंट एम्पियर में मेजर होती है। फिर लिखते हैं अपन VR। VR क्या है अपना, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज
अक्रॉस रेजिस्टर। अपना VL क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। R अपना क्या है? रेजिस्टर। और L क्या है? अपना इंडक्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इसकी यूनिट वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यूनिट वोल्ट। भाई वोल्टेज किसी की भी अक्रॉस हो उसको यूनिट तो वोल्ट ही रहेगी। रेजिस्टर की यूनिट ओम और इंडक्टर की या इंडक्टेंस की यूनिट अभी बताई थी हेनरी। ठीक है, ये तो मैंने नोटेशंस कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चारों वैल्यूज होती है VI, VR, VL, ये सारी कैसी होती है? RMS वैल्यूज। ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, ये चारों कैसी वैल्यूज होती है? RMS। ठीक है, अब सर्किट तो बन गया, अपना पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप करते हैं अपन, प्योर रेजिस्टिव केस याद करते हैं। जब प्योर रेजिस्टिव केस अपन ने देखा था तो अपना फेजर कैसे बना था? प्योर रेजिस्टिव में कोई फेज डिफरेंस था? नहीं था। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट कैसे थे? सेम फेज के अंदर। तो यहाँ बना लेते हैं एक छोटा सा, ताकि अपने को इसका फेजर बनाने में आसानी रहे। तो ये हो गया अपना वोल्टेज VRS के अक्रॉस और अपना करंट I। ठीक है, फिर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का केस देखें। ठीक है, तो वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री करंट से, तो करंट को ले लिया अपन ने रेफरेंस एक्सिस पे और ये अपना बन गया वोल्टेज। तो ये VL हो गया, ये करंट हो गया और ये कितने से हो गया? 90 डिग्री से। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों की हेल्प से इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका फेजर डायग्राम तो बड़ा आसान है। जो पहले सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे और रेफरेंस लाइन में किसको रखेंगे? करंट I को, क्योंकि करंट I नहीं बदल रही, वो सेम है, दोनों में ही रेफरेंस लाइन पे ही है। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, रेफरेंस लाइन बना लेते हैं अपनी। यहाँ पे ये हो गई अपनी रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो करंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करंट I ड्रॉ किया तो VR, I और V सेम फेज में रहते हैं इंडक्टर वाले में, तो यहाँ पे भी जो इंडक्टर वाला जो वोल्टेज होगा वो रेफरेंस लाइन के फेज में ही होगा। ये बना दिया मैंने VR। अब इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर से करंट क्या करता है? लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो अगेन ये रहा अपना करंट I, तो वोल्टेज कैसा होगा? 90 डिग्री पे लीड करेगा। ये बना दिया अपन ने वोल्टेज, इसको मैंने नाम दे दिया VL। क्या ये लीड कर रहा है 90 डिग्री से? यस, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया। इनका रिजल्टेंट बना सकते हैं आराम से। ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, तो क्या इनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा? बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेल को पीछे कर देते हैं ताकि अपना डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा सही कर देती हूँ उसको। ठीक है, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने बोल दिया लेट्स से कैपिटल V। ये इनका क्या हो गया? रिजल्टेंट। ये इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये वोल्टेज। ठीक है, ये एंगल अपनी कितनी रहेगी? थीटा। ये अपनी एंगल कितनी हो गई? थीटा। ये अपनी एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री। ट्रायंगल लॉ लग रहा है तो मैं बोल देती हूँ इसका नाम क्या है? वोल्टेज ट्रायंगल। इसका नाम हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। क्या मैं इस वोल्टेज ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ? यस, निकाल सकते हैं। निकालते हैं मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यही रहेगा। ठीक है, अब वी आर की वैल्यू क्या होती है, आई आर स्क्वायर, आई आर, वी आर स्क्वायर तो आई आर का होल स्क्वायर, वी एल की क्या होती है, आई एक्सएल। याद करो प्योर इंडक्टिव वाला केस, उसके अंदर आई कॉमन ले ले तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ही आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई को बाहर ले लेते तो v इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है अपने को। अब ये आ गया v अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन है ना, ओम्स लॉ की इक्वेशन। और इसी को क्या अपन बोल सकते हैं, जेड आर एल, इम्पिडेंस ऑफ सीरीज आर एल सर्किट, जेड आर एल ये हो गया। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं वेयर जेड आर एल इम्पिडेंस, इसकी यूनिट भी कितनी रहेगी, ओम, इसकी यूनिट भी ओम रहेगी। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी अपनी जेड आर एल की, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सही है, ये बन गई अपनी ओम्स लॉ की इक्वेशन। इसलिए आपको पता है जेड आर एल की यूनिट भी कितनी आई, ओम आई, क्योंकि अपनी क्या बन गई थी, ओम्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब अपन एक काम करते हैं, यदि इस वोल्टेज ट्रायंगल को देखें अपन, ठीक है, तो यदि मैं इस वोल्टेज ट्रायंगल को करंट, एक बार पहले वोल्टेज ट्रायंगल इसको बना लेते हैं वापस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस आई को देख के। एक बार मैं वोल्टेज ट्रायंगल वापस बना देती हूँ। एंगल थीटा, यदि अब ये वोल्टेज ट्रायंगल है, यदि मैं इस वोल्टेज ट्रायंगल को I से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, V अपॉन आई क्या होता है, क्या होता है V अपॉन आई, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस, यही होता है। तो क्या इसको मैं I से डिवाइड कर दूं, कर देते। लेकिन I से क्यों डिवाइड किया है, वो इसलिए क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर I सेम है। ये देखो आप, पूरे सर्किट के अंदर I सेम है, इसलिए मैंने इसको क्या करा, I से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं इसको I से डिवाइड करूंगी तो क्या ये मेरा वोल्टेज ट्रायंगल इंपेडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार पहले बनाते हैं अपन। वी आर अपॉन आई, ये क्या हो जाएगा, आर, वी अपॉन आई आर होता है। ठीक है, या फिर किसी बुक में आपको ये भी दिखेगा, जेड आर, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, वी एल अपॉन आई क्या हो जाएगा, एक्सएल, क्योंकि इंडक्टेंस का जब अपन निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, रिएक्टेंस निकलता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलता है। तो ये आ गया अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और ये अपना आ गया रिजल्टेंट। ये मेरा आ गया रिजल्टेंट, जिसको मैंने नाम बोल दिया ZRL। मैंने इसको ZRL इसलिए बोला क्योंकि ये इम्पिडेंस है RL सर्किट, सीरीज RL सर्किट का, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिख दिया, ZRL। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या बन गया, इम्पिडेंस ट्रायंगल।
डेंस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन गया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है अपने को, अपन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यूज निकालते हैं। साइन थीटा इन वोल्टेज ट्राइंगल, साइन थीटा वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री सामने वाला तो क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो VL अपॉन V। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है VR, तो VR अपॉन V। यहां भी देख लो, मैंने यहां भी वापस बनाया हुआ है। और टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, VL अपॉन VR। वैसे इंपिडेंस ट्राइंगल का बना लेते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ZRL, बेस अपॉन ZRL, और वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखो, यदि इंपिडेंस ट्राइंगल मैंने यदि फेजर के अंदर आई से भी डिवाइड कर दिया तो मेरा इंपिडेंस ट्राइंगल ऐसे आ गया। मैंने इसी को मैथमेटिकली प्रूफ करके बता दिया, यहां से भी तो इंपिडेंस आया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो अपने 5 ही हो गए, अब लास्ट पार्ट बचा है जिसमें अपने को बताना है कि अपना वोल्टेज करंट में कितना फेज डिफरेंस है, क्या लैग, क्या लीड हो रहा है। यदि मैं फेजर डायग्राम देखूं, ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन में मेरे करंट है ना। ठीक है, रेफरेंस लाइन में मेरे करंट है, यहाँ पे मेरा वोल्टेज बन रहा है और मेरा जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। तो क्या मेरा वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से? वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से विद सम सर्टेन एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, क्या मेरा कंक्लूड रहा लास्ट में कि इन सीरीज RL सर्किट रिजल्टेंट वोल्टेज लीड करंट बाय सर्टेन एंगल। ठीक है, ये कंक्लूड किया था। यही पॉइंट्स अपने को अपन ने वहां निकाले थे, वही पॉइंट्स अपन ने यहाँ निकाले। कोई दिक्कत? सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाया, इसके नोटेशंस लिख दी। ठीक है, फिर इनके बेसिक फेजर्स बनाए ताकि इनकी हेल्प से मैं सीरीज का फेजर डायग्राम बना सकूं। तो मैंने सीरीज का फेजर डायग्राम बना लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इस फेजर डायग्राम से V का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो मैंने जब सॉल्व आउट किया तो मुझे पता चला मेरे को यहाँ पे ओम्स लॉ मिला है। ठीक है, ओम्स लॉ इक्वेशन मिल गई यहाँ पे मुझे इसकी भी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा कि मेरे को पता चल गया इम्पिडेंस आएगा। तो इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो मैंने क्या करा कि इसी वोल्टेज ट्रायंगल में करंट से डिवाइड कर दिया। करंट से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मेरे पूरे होल सर्किट के अंदर करंट सेम है, तो ये मेरा इम्पिडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल भी मेरा बन गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल लिए। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकल गए। उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया कि भाई जब मैं सीरीज RLC सर्किट का कहीं भी क्वेश्चन देखूंगी या डेरिवेशन देखूंगी या कोई भी कॉम्प्लेक्स सा सर्किट आएगा, मैं उसमें सीरीज में बहुत सारे R, L ऐसे देख रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय सर्टेन एंगल, जब सीरीज में RL लगे होंगे तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, ये डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर अभी इलिस्ट्रेशंस करेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएगी, तो ये अपने को लर्न भी होने चाहिए। जैसे ये अपने को लर्न होना चाहिए, ये अपने को लर्न होना चाहिए, ये अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज सीरीज RC सर्किट। अब देखते हैं अपन सीरीज RC सर्किट में क्या होता है।